ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों, आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। पांच साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके नियो मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। मैं देख रहा हूं, फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है। मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया।
भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगे। निर्भरता को पीछे छोड़ आत्मनिर्भर बनने तक, कर्ज में डूबे देश से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक, महामारी में खुद के साथ साथ दूसरे देशों के करोड़ों नागरिकों के लिए वैक्सीन बनाने तक। ये कहानी है उस भारत की जिसे आजादी की खुशी के साथ बंटवारे का दुख मिला, जिसे कभी दोस्त के नाम पर धोखा मिला, लेकिन वो बढ़ता रहा और चमकता रहा। वो 7 उपलब्धियां जिन्हें आजादी के इन 7 दशकों में भारत ने हासिल किया। 1957 में जब रूस ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया तो विक्रम साराभाई को इससे प्रेरणा मिली। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने प्रधानमंत्री नेहरू से मिलकर अंतरिक्ष में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया। इसके बाद साल 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इंस्कोपार की स्थापना हुई। 1969 में इंस्कोपार को नया नाम मिला और यहाँ से शुरुआत हुई इसरो की। इसके बाद इसरो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस इसरो ने साइकिल पर रॉकेट पार्ट्स ले जाने से शुरुआत की थी, वो पहली कोशिश में चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच गया। साल 2017 में इसरो ने रिकॉर्ड तोड़ 103 नैनो सैटेलाइट और एक साथ 114 किलोग्राम की सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया। 1971 की जंग में भारतीय सेना के पराक्रम के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और बांग्लादेश के रूप में एक नया राष्ट्र उदय हुआ। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 11 भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे, जिसके बाद भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में सीधे तौर पर शामिल हो गई। इससे बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम भारत पाकिस्तान युद्ध में बदल गया। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों ने पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना के साथ हाथ मिला लिया। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हार मान ली और लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इसरो के शुरुआत के बीच भारत जान चुका था कि उसके लिए न्यूक्लियर ताकत बनना कितना जरूरी है। 1962 में चीन से मिले धोखे और 1965 और 1971 में पाकिस्तान से हुई 2 जंगों के बीच न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिशें लगातार शुरू थीं। आखिरकार 18 मई 1974 वो दिन आया, राजस्थान के पोखरण में भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस पर अमेरिका और कनाडा ने भारत पर पाबंदियां भी लगाई। इसी के 24 साल बाद पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास भारत ने 3 परमाणु परीक्षण किए थे और पूरी दुनिया को साबित कर दिया था कि भारत अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। पोखरण में 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। भारत ने इन सालों में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसी मिसाइलें भी तैयार की जो कुछ ही समय में हजारों किलोमीटर दूर बैठे भारत के दुश्मनों को निशाना भी बना सकती हैं। कृषि जगत में आज नई बुलंदियों को छूते भारत की इस प्रगति में सबसे बड़ा हाथ है 2 क्रांतियों का।
साल 1965 में जहां देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसी के 5 साल बाद 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई। 1965 में तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने इसी नई प्रजाति के 18,000 टन बीज मंगवाए। कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए खेती किसानी की अधिक जानकारी दी गई, नहरें बनाई गई, कुओं की संख्या बढ़ाई गई और किसानों को अनाज के दामों की गारंटी भी दी गई। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। वहीं वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिन्होंने देश में दूध की सबसे बड़ी कंपनी अमूल की स्थापना की। 24 जुलाई 1991 बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तब अपना पहला बजट पेश किया। भारत के इतिहास में मनमोहन सिंह के पहले बजट को अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर बजट माना जाता है। मनमोहन सिंह ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव कर भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया था। एक तरह से 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने देश से लाइसेंस राज खत्म करने का ऐलान कर दिया था, जबकि यह सरकार कुछ महीने पहले ही बनी थी। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना था। सरकार ने साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया था और धीरे धीरे ये सर्विस आज पेमेंट के सबसे बड़े माध्यमों में एक बन गई है। अब दुकान पर चाय की पेमेंट हो या फिर कोई सामान खरीदना हो, आप बड़ी ही आसानी से यूपीआई ऐप्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। आज इंटरनेट छोटे छोटे गांव तक पहुंच चुका है और इसी दिशा में काम करते हुए मोदी सरकार ने साल 2022 में 5G सेवा को भी देशवासियों के लिए समर्पित किया। कोरोना काल में भारत ने पूरी दुनिया में मिसाल कायम की। भारत ने इस दौरान कुछ ऐसा किया कि कई देश उसे मदद के मसीहा के रूप में देखने लगे। भारत ने कोरोना संकट के दौरान 150 देशों को मदद पहुंचाई। भारत ने कोविड संकट के दौरान कीमतें बढ़ाए बिना और दवाओं की गुणवत्ता से समझौता किए बिना 150 देशों को दवाएं भेजी। भारत ने 101 देशों और संयुक्त राष्ट्र की 2 संस्थाओं को कोविड-19 और 282 मिलियन से अधिक वैक्सीन भेजी।